नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के जो सपने थे SC ST OBC समाज के लिए, क्या उनके उन सपनों को साकार करने के लिए राहुल गांधी निरंतर अग्रसर हैं। आज हम लोग इसी को देखेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथियों, बात है जब राहुल गांधी इलाहाबाद में जिस सामाजिक न्याय का जिक्र कर रहे थे, उसकी जमीन संविधान पर खड़ी थी और संविधान में दर्ज शब्दों के आश्रय राहुल गांधी ने खुले तौर पर इस देश के सामाजिक समीकरणों या कहें सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के उस स्थितियों को ही उलट कर रख दिया जिसकी कोई कल्पना कम से कम राजनीति करने वाले पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता नहीं कर सकता है। और खुले तौर पर उन्होंने कहा, ये राहुल गांधी जी के शब्द थे और वो सीधे ललकार रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। बात है 13 दिसंबर 1946 की। संविधान सभा की बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्यों के बारे में अपना मत प्रकट किया था और 13 दिसंबर 1946 को ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने उसी संविधान सभा की बैठक में खड़े होकर बहुत साफ तौर पर नेहरू जी की आलोचना की। उनका कहना था कि समाजवादी के रूप में नेहरू की ख्याति है और उसे देखते हुए वह जो प्रभाव पेश कर सकते हैं वह निराशाजनक है। उन्होंने कहा, मैं आशा करता था कि कोई ऐसा प्रावधान जरूर होगा जिससे राज्य सत्ता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को यथार्थ रूप दे सके। इस दृष्टिकोण से मैं आशा तो यह भी करता था कि यह प्रभाव बहुत ही स्पष्ट शब्दों में घोषित किया जाएगा कि देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय हो। इसके लिए उद्योग धंधे और भूमि का राष्ट्रीयकरण होगा। जब तक अर्थतंत्र समाजवादी अर्थतंत्र ना हो तब तक मैं नहीं समझता कि कोई भावी सरकार जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कर सकती है वह ऐसा कर भी सकेगी। तो ये एक तरह का अल्टीमेटम था, एक चुनौती थी। इसी तरीके से इलाहाबाद में राहुल गांधी ने भी एक चुनौती दी है। मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के प्रति एक आक्रोश है। इस बात का एहसास क्या राहुल गांधी को हो चला? क्या उन्हें ये समझ में आ गया कि उनके पास तो गंवाने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन अब जो देना है इस समाज के वंचित समाज को जो दिया जाए, जो हाशिए पर है, जो पिछड़ा समाज है। क्योंकि इस वक्त में भारत की राजनीति में जो भी सत्ता तक पहुंचा है या सत्ता तक पहुंचने की रास्तों को खोज रहा है, वह ऐसे हुनरमंद लोग हैं जो इस देश एक गरीब तबके की दिशा में देखते तक नहीं हैं। उनकी अपनी राजनीतिक सोच सिर्फ उनके इर्द गिर्द घूमती है। इस देश के भीतर जो 90% लोग हैं उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे। ऐसे में कोई भी नारा आप लगा दीजिए, उन नारों का कोई मतलब नहीं होगा। इस सवाल से राहुल गांधी ने अपनी बात की शुरुआत की। चाहे मोची हो, बढ़ई हो, प्लम्बर हो, धोबी हो, उसकी तरफ कभी भी नहीं देखते हैं लोग और यह देश को ही चलाते हैं। सुपर पावर बन गया, मतलब कैसे बन गया? 90% जो लोग हैं वो उसमें शामिल ही नहीं है, ये राहुल गांधी जी का कहना है। उसमें बेरोजगार हैं, उनको भूख से वो परेशान हैं। असल में सुपर पावर होने की कल्पना इस दौर में तब मानी जाएगी जब समूची दुनिया में ये बात समझ लिया जाए कि उनके पास पूंजी है, उनके पास पावर हो। और राहुल गांधी जो कहते हैं कि मैं राजनीतिक नुकसान उठाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस देश के भीतर उस तबके को भी हवाल करने का हक हो।
पहली बात जो नेहरू को लेकर के उन्होंने संविधान सभा में जिक्र किया था, वह बाबा साहब अंबेडकर ने टिंग एंड स्टडीज के खंड 5 में पेज नंबर 9 पर अंकित किया है। इसी तरीके से पेज नंबर 6 के खंड 7 में राइटिंग एंड स्पीच में बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत साफ तौर पर लिखा है कि हिंदू लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, किंतु आर्थिक कार्रवाई के बारे में नहीं बोलते हैं। कारण यह है कि शिक्षा पर एक खास तबके का एकाधिकार है। उसके लिए उन्होंने पैरासाइट शब्द का यूज़ किया, परजीवी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसलिए भारत में आर्थिक मुद्दों को लेकर बहस नहीं होती। धार्मिक साहित्य रचा गया, उसमें आर्थिक कार्रवाई का उल्लेख नहीं है। हिंदू शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं और इस देश के भीतर में बीजेपी ने जिस राजनीति को साधा उस राजनीति में हिंदू और मुस्लिम शब्द एक लिहाज से भारत की राजनीति में सबसे प्रमुख हथियार के तौर पर वोटों के ध्रुवीकरण करने को किया गया। राहुल गांधी जिस तबके का खास तौर से जो ओबीसी, एससी और एसटी का जिक्र जब वह करते हैं तो उसमें वह खास तौर से कहते हैं कि जाति जनगणना सिर्फ एक जानकारी है कि कितनी आबादी है, क्योंकि इस देश के भीतर जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है वह इकोनॉमिक सिस्टम उस कैपिटल के इर्द गिर्द लगातार चलता है, जिस कैपिटल का वर्चस्व सत्ता का होता है और सत्ता में भागीदारी हाशिए पर पड़े तबके को नहीं होती है। जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी को भी ले लीजिए, इसमें आर्थिक तौर पर विभिन्न तबके को भी ले लीजिए, जो गरीब तबका है उसकी कोई भागीदारी होती ही नहीं है। जब लगातार अंबानी और अडानी और कारपोरेट के साथ सत्ता की यारी इस दौर में पॉलिटिकल पूंजी या पॉलिटिकल फंडिंग जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए खुले तौर पर गैर कानूनी तरीके से होती चली गई, उसमें आरबीआई की जो भूमिका रही, इस देश में आर्थिक अपराध को रोकने के लिए सीबीआई और ईडी की भागीदारी सत्ता के अनुकूल जिस तरीके से रही, उसमें इस देश के भीतर बार बार यह सवाल उठता है कि कोर सेक्टर नेगेटिव में है, यह सवाल उठता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में है, एमएसएमई तहस नहस हो गया है, तो रोजगार पैदा कैसे होंगे। और पहली बार राहुल गांधी कह रहे हैं इस देश के भीतर में हुनरमंद लोगों की तादाद हर क्षेत्र में इतनी ज़्यादा है कि आप उनको उस पॉलिसी से या उस सिस्टम से नहीं जोड़ते तो सिस्टम के आश्रय आपने अपनी इकोनॉमी को बताया है, जिस सिस्टम के आश्रय आपने अपनी इकोनॉमी को बताया है और दुनिया पर आप विश्व गुरु के तौर पर स्थापित होने की दिशा में अपनी तीसरी बड़ी इकोनॉमी के साथ बढ़ना चाहते हो, वह पूंजी तो चंद हाथों में ही रहेगी। इस देश के भीतर में गरीब के हाथ में क्या है, बढ़ई के हाथ में क्या है और मोची के हाथ में क्या है, धोबी के हाथ में क्या है, यानी काम के आश्रय जाति के पहचान जोड़ने की पूरी प्रक्रिया शायद आज़ादी के बाद भारत की राजनीति में आप लेफ्ट और सोशलिस्ट की पूरी धारणा को देखें तो उससे कई कदम आगे निकलकर राहुल गांधी जिन सवालों को अब उठा रहे हैं उसमें आपको भारत की राजनीति में अंबेडकर भी दिखाई देंगे, जो लगातार जिन बातों का जिक्र करते हैं वह आर्थिक पक्ष को लेकर कहते हैं, आर्थिक समानता का जिक्र करते हैं और हिंदू मुस्लिम की परिस्थितियों के भीतर वह अपनी आइडेंटिटी हिंदुओं से अलग भी रखते हैं। और ध्यान दीजिए खंड 2 जो राइटिंग एंड स्पीच बाबा साहब अंबेडकर का है, उसमें 465 नंबर पन्ने पे साफ साफ लिखा है और बताया गया है कि साइमन कमीशन जब भारत आया, जो यहाँ की व्यवस्था को ठीक करना चाहता था, प्रशासनिक व्यवस्था को, तो उसके सामने अंबेडकर भी गए और बाबा साहब अंबेडकर ने वहाँ जाकर कहा कि दलितों का अल्पसंख्यक रूप अब इसलिए छिपाया जा रहा है कि वह हिंदू समाज में गिने जाते थे। वास्तविकता यह है कि हिंदू समाज और दलितों को जोड़ने वाली कोई कड़ी है ही नहीं। जिस आधार पर अल्पसंख्यक मुसलमानों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसी आधार पर
हम अपने लिए भी प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं, यानी जिस समाज का जिक्र इस दौर में वोट बैंक के लिहाज से, सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से, जाति समीकरण के लिहाज से जो भी कर रहे हों, उससे हटकर राहुल गांधी ने इस दौर में उनकी ताकत, अपने हुनर और उनको उस सिस्टम और उन पॉलिसी से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया और खुले तौर पर कहा कि आपको उस सिस्टम से जाति जनगणना के बाद जोड़ना होगा। और यह हमारा मिशन है कि लोग कह रहे हैं कि भैया देख लो, हम जाति जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहाँ ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और अलग अलग कम्युनिटीज़ भी है, हम हर कम्युनिटीज़ के लिस्ट उसमें देखना चाहते हैं। असल में राहुल गांधी चाहते हैं कि सिर्फ ओबीसी नहीं, ओबीसी के भीतर जो अलग अलग जातियां हैं और उसमें भी उपजातियां हैं, उनका जिक्र भी वह कर रहे हैं। जानकर हैरत होनी चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर के राइटिंग एंड स्पीच के खंड 6 के पन्ना नंबर 243 में क्या लिखा है, पिछड़ी जातियों में कैसे किसे गिना जाए, किसे छोड़ा जाए, ये झगड़ा बहुत पुराना है। जिन्हें पिछड़ी हुई जातियां कहा जाता है, उनके प्रतिनिधि चाहते थे कि उन्हें दलित जातियों में गिना जाए। दलित में उन सबको गिना जाना चाहिए जो आर्थिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि 1920 में जो सुधार लागू किए गए, उसके अनुसार जो समुदाय शिक्षा में और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, उनका अस्तित्व बम्बई और मद्रास महाप्रांतों में स्वीकार भी किया गया। कई और प्रांत भी चाहते थे कि इस तरीके से चीज़ों को हम स्वीकार करें, यानी इकोनॉमिकली और एजुकेशनल दोनों क्षेत्र में पिछड़े हुए लोगों के साथ वह खड़े होते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि कितनी बड़ी तादाद पिछड़ी जातियों के भीतर है और अपर कास्ट में भी है, यानी जातियों के भीतर की उपजातियों को लेकर चिंतन मनन इसलिए करना चाहिए क्योंकि उनके साथ जुड़ा हुआ काम उसको आर्थिक तौर पर मदद मिले। राहुल गांधी उसी बात का जिक्र मौजूदा वक्त की परिस्थिति के साथ कर रहे हैं। और जब इस दौर में आप देख रहे होंगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यह जो नारा है कि जिसकी संख्या जितनी होगी उतनी उसको भागीदारी मेन स्ट्रीम में होनी चाहिए। गोलमेज सम्मेलन 1931 में जब हुआ तो उसका जिक्र इसी किताब में जो राइटिंग एंड स्पीच बाबा साहब की है, उसके खंड 9 के पेज नंबर 662 में उन्होंने कहा गया है कि सत्ता हस्तांतरित हो, वह ब्रिटिश सत्ता से कह रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था करें कि किसी एक गुट के हाथ में सत्ता ना जाए, चाहे वह गुट हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो। समाधान ऐसा हो कि सत्ता में वे सभी जन समुदाय भागीदार हों अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात से। यानी बीते लगभग आप देखिए कि 95 वर्ष की यात्रा के बाद भी वही परिस्थिति भारतीय समाज में क्यों है, इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था को लेकर उन्होंने संसदीय प्रणाली का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने माना कि संसदीय प्रणाली इस देश में ऐसी बना दी गई है जहां पर जनता की भागीदारी नहीं होती, बल्कि जनता अपने मालिकों को चुनता है और वह मालिक 5 साल तक सत्ता में जैसे मन चाहे वैसा चलाता है। जबकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद की परिस्थिति में उनका एक भाषण है, रेडियो में भाषण उनका था, फ्रांसीसी क्रांति का जिक्र कर रहे थे। वह स्वाधीनता, समानता और भाईचारे के नारे को लेकर उन्होंने कहा कि मजदूरों के लिए स्वाधीनता का अर्थ जनता के द्वारा शासन, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ जनता के द्वारा शासन नहीं, बल्कि संसदीय लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता का काम अपने मालिकों के लिए वोट देना है, उन्हें हुकूमत करने के लिए छोड़ देना है। यह खंड 10 के 37 नंबर पन्ने पर लिखा है गया है। तो क्या मौजूदा वक्त में राहुल गांधी दरअसल संविधान बनाने की प्रक्रिया के साथ खुद को जोड़ चुके हैं और वह मान रहे हैं कि इस लाइन पर राजनीति संभव नहीं है, लेकिन इसके खतरे हालांकि व्यापक हैं। राहुल गांधी उस जनता को तैयार कर रहे हैं कि आप
आपका आदेश, आपका आर्डर वही तय करेगा और यह आर्डर 2024 में आ गया था। एक लिहाज से अगर चुनाव आयोग या चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ना होते तो परिस्थितियां दूसरी होती। आज की तारीख में तो जनता किस रूप में कैसे तैयार हो, इसलिए राहुल गांधी खुले तौर पर कहते हैं आपको यह करना पड़ेगा। आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% पर बैरियर को रोका जा सकता है, तो मैं आपको वह सपने देख रहा है यह होगा कि इसको रोका नहीं जा सकता। न जाति जनगणना रुकेगा, न सोशो इकोनॉमी सर्वे रुकेगा, न इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, न 50% पर का बैरियर रहेगा। यह तीनों सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने यह मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। राहुल गांधी के शब्द सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम है। दरअसल यह महज प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम नहीं, बल्कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था जिस लिहाज से चल रही है और इस देश में संसदीय राजनीति के जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है उसमें पूंजी का योगदान कितना ज़्यादा है, या पूंजी क्यों सबसे बड़े हथियार के तौर पर है और क्यों आम लोगों की भागीदारी मौजूदा सिस्टम में नहीं है, इस देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इससे भी समझा जा सकता है। और सवाल अभी का नहीं है। अगर आप उस दौर में जाइए तो बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीच के खंड 2 में पेज नंबर 340 को पढ़िए। उसमें उन्होंने लिखा है कि जनता पर टैक्स लगाकर पूंजीपति जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसे वह अपने और उनके प्रतिनिधि अपने वर्ग के हितों पर खर्च करना चाहते हैं, गरीबों के हितों के लिए नहीं। और इसी आश्रय यहाँ पर कोई भी कह सकता है कि बाबा साहब हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं करते, छूत अछूत का जिक्र नहीं करते, वह गरीब और अमीर का जिक्र करते हैं। यानी वह क्लास स्ट्रगल के साथ साथ क्लास कंसेंसस को भी जोड़ रहे हैं। और यह परिस्थिति मौजूदा वक्त में जो इस देश के भीतर है, सिलसिले को आगे बढ़ाने के बदले राहुल गांधी ने इस देश के भीतर लोगों से जब संवाद बनाया तो उन्हें समझ में आ गया कि दरअसल इस देश में इस लाइन पर राजनीति जब आप करने निकलेंगे तो आपको एक मोड़ के बाद अपने आप को बदलना होगा। राहुल गांधी शायद इसलिए खुले तौर पर कहने से चूक नहीं रहे कि उन्हें पता है कि इसका राजनीतिक घाटा भी उन्हें हो सकता है, उन्हें कोई लाभ नहीं मिले। लेकिन पहली बार भारत की राजनीति में अगर कांग्रेस पार्टी के चेहरे बने राहुल गांधी और उन्हीं के आश्रय चलने वाली कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस में से इस दौर में कोई दूसरा नेता आपको नज़र नहीं आएगा। इस देश में हुनरमंद बनाने और करने के तौर तरीके को एक झटके में नई परिस्थिति इस देश के भीतर उन मजदूरों के साथ जुड़ जाएगी, उस पिछड़ों के साथ जुड़ जाएगी, उन दलितों के साथ जुड़ जाएगी, उन आदिवासियों के साथ जुड़ जाएगी जिनके भीतर का टैलेंट उनके अपने ज़िंदगी को जीने के दौर ही मिल जाता है और उसके लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, पॉलिटिकल सोसाइटी या फिर किसी कैपिटल सोसाइटी के भीतर नहीं पड़ती। खुद बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान में दिए गए अपने आखिरी भाषण में जब संविधान सभा तैयार कर चुकी थी उसमें उन्होंने कहा था कि बिना आर्थिक समानता के कोई चीज़ इस देश में मुमकिन नहीं है। जो आप सोचते हैं परिस्थितियां वैसी की वैसी ही रह जाएंगी। अगर आप मौजूदा वक्त में राहुल गांधी की राजनीति के मर्म को समझते हैं तो इस बात को समझ लीजिए, दरअसल यह राजनीति नहीं बल्कि इस देश के भीतर में उस पुरानी और पारंपरिक राजनीतिक सत्ता को डिगाए हुए अगर नेहरू पर कोई शख्स अब राजनीति के आश्रय भारत के सामाजिक ढांचे के असल परिस्थितियों को उजागर करना चाहता है और उसी सत्ता को बताना चाहता है कि आपको यह करना होगा, तो जो वोट बैंक में पूरी थ्योरी है जिसके आश्रय किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को
हम लाते हैं और वो हमको लूट लेते हैं। यह कारपोरेटर आज पैसा देगा तो कल वह पैसा ले जाएगा। हम ही तय करेंगे कौन सी पॉलिसी बननी है, किसको लाभ होना है, किस बैंक को, किस इंस्टीट्यूशन को, किस नौकरशाह को, किस मीडिया को, किस जुडिशरी में किस परिस्थिति को किसको लाभ होना है, वह सत्ता तय करेगी। और सत्ता के पीछे उस दौर में यह पूरे सारे लोग कतार लगाकर खड़े नजर आने लगते हैं। उसको ध्वस्त करते हुए इस देश में बहुसंख्यक भीतर के उन सवालों को इस देश में शीर्ष नेतृत्व की स्थिति में बैठे हुए राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर यह बिल्कुल एक नई परिस्थिति है। इसके पास अपनी कोई ताकत है नहीं, लेकिन सिर्फ उनके हाथ में एक संविधान है और उस संविधान में लिखे हुए शब्दों की ताकत है। तो ये जो ताकत है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा दी गई ताकत, जिसके सहारे आज राहुल गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के तरफ अपना कदम आगे बढ़ा चुके हैं। आगे देखना होगा ये राजनीति को आगे ले जाने में राहुल गांधी कितने सक्षम होते हैं और देश की राजनीतिक दशा और दिशा किस ओर जाती है, ये आने वाले समय में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।